नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठों में आज हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये जो वाच्य व्यवस्था है और संस्कृत का वाक्य परिवर्तन यह समस्त संस्कृत वाङ्मय इसी तीन प्रकार की विधा में उपनिबद्ध है। तो विशेष करके आज हम चर्चा करते हैं कि कर्तृवाच्य कब होता है, कर्मवाच्य कब होता है और भाववाच्य कब होता है। हमें ध्यान देना है कि संस्कृत की सारी जो व्यवस्था है वाच्य परिवर्तन की वो लकार पर आधारित है। जब लकार कर्ता में होता है तो वो क्रिया कर्तृवाच्य की क्रिया होती है। जब लकार कर्म में होता है तो क्रिया कर्मवाच्य की क्रिया होती है। और जब लकार भाव में होता है तो वो क्रिया भाववाच्य की क्रिया होती है। यद्यपि भाव में प्रत्यय, कर्ता में प्रत्यय और कर्म में प्रत्यय कदंत स्थल में भी होते हैं और वहाँ भी हम जहाँ कर्म प्रत्यांत है, कर्तृ प्रत्यांत है और भाव प्रत्यांत है, वहाँ पर भी कारक के परिवर्तन के साथ वाक्य व्यवस्था का समायोजन किया जाता है, परंतु वह वाक्य व्यवस्था भी इसी वाक्यार्थ के परिप्रेक्ष्य में उपनिबद्ध है। तो आइए हम इस दृष्टि से सबसे पहले जो प्रमुख सूत्र है उस पर दृष्टि डालते हैं। सूत्र आपका है लह कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः। यहाँ पर ला ये बहुवचन का रूप है, कर्मणि सप्तमी का एक वचन का रूप है, चा अव्यय पद है, भाव ये भी सप्तमी का एक वचन रूप है और चा ये भी अव्यय पद है। अकर्मकेभ्यः ये पंचम्यंत रूप है। अकर्मक ये धातु का विशेषण है। यद्यपि सूत्र में धातु का अनुवर्तन या धातु बोधक पद की अनुवृत्ति कहीं से प्राप्त नहीं होती है, तथापि अकर्मकेभ्यः ये जो पद है, क्योंकि सकर्मक और अकर्मक ये दो व्यवस्थाएं हमें धातु में ही उपलब्ध होती हैं, अतः अकर्मक इस उपनिबंधन से हम धातु पद का अध्याहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि दो प्रकार की धातु हैं, एक सकर्मक धातु और एक अकर्मक धातु। पूर्व पाठ में सकर्मक अकर्मक का परिचय हमने सामान्यतः कराया है। संक्षेप में यहाँ भी देखते हैं कि फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व सकर्मकत्व, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व अकर्मकत्व। अर्थात जो धातु फल समानाधिकरण व्यापार की वाचक है वो धातु अकर्मक कहलाती है, और जो धातु फल व्यधिकरण फल कहीं है और उससे भिन्न अधिकरण में भिन्न जगह व्यापार है, ऐसे धातु को हम सकर्मक धातु कहते हैं। पद है आपका लह कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः। कर्तृकृत सूत्र से यहाँ पर कर्ता की अनुवृत्ति होती है, कर्तृ इस पद की अनुवृत्ति होती है। स्वाभाविक है कि जो धातु अकर्मक है वहाँ कर्म की संभावना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह अकर्मक इस पद से कर्म का निषेध हो जा रहा है। कर्म का अभाव वहाँ प्रतीति, कर्म के अभाव की प्रतीति वहाँ पर हो जा रही है। इसलिए एक सामान्यतः अभिप्राय कहेंगे कि अकर्मक धातु से भाव कर्ता में, कर्ता दोनों जगह है, कोई भी क्रिया रहेगी, क्रियावाचकत्व के बिना धातुत्व तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा लक्षण है क्रियावाचिनः भादिगण पठिताः धातु संज्ञाः स्युः। यही हम भुवादयो धातवः सूत्र का अर्थ ही करते हैं। तो जब क्रियावाचकत्व है, क्रिया यहाँ व्यापार रूप में है, इस कारण से हम व्यापारवाचकत्वात् जब धातुत्व का लक्षण बनाएंगे तो हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि कर्तृ व्यापार रहेगा और व्यापार के अधीन ही कर्तृ व्यवस्था है, तो कर्तृत्व दोनों जगह रहेगा। तो सकर्मक धातु में भी कर्तृत्व रहना है और अकर्मक धातु में भी कर्तृत्व का व्यवस्थापन आपका होना है। इसलिए सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता में और अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में प्रत्यय का विधान आपका होता है। इस कारण से हम जब कर्तृ में प्रत्यय का विधान करते हैं, चूँकि कर्तृवाच्य जो प्रत्यय है उससे कर्ता रूपी अर्थ का अभिधान हो जा रहा है,
इसलिए उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्म में यदि प्रत्यय चला जा रहा है तो कर्म का विधान हो जा रहा है, इसलिए उसको हम कर्म में प्रत्यय कहते हैं। और यदि भाव में प्रत्यय है तो भाव का विधान हो जा रहा है तो उससे हम भाव में प्रत्यय का विधान करते हैं। इसलिए इसको भाव कर्म प्रक्रिया ऐसा हमने एक शीर्षक भी इसको दिया है, क्योंकि कर्तृ प्रक्रिया का कर्तर्थक जहाँ प्रत्यय हैं वो जो सारी चीज़ें हैं उनका विवेचन हम पूर्व में पर्याप्त रूप से भवति भवतः भवन्ति, सह भवति तौ भवतः ते भवन्ति इत्यादि के रूप में हम कर चुके हैं। यहाँ पर हम जो विशेष प्रभाव से व्याख्यान का उपस्थापन कर रहे हैं वो भाववाच्य और कर्मवाच्य में हम कर रहे हैं। एक उदाहरण है आपका गम्यते, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, और भाववाच्य का उदाहरण है भूयते, ये आपके सामने उपस्थित है। पुनः विचार करेंगे कि भाव क्या चीज़ है। भाव का दूसरा अर्थ है व्यापार। व्यापार का अभिप्राय है भावना, उत्पादना, क्रिया। यहाँ वैयाकरण संप्रदाय में भावना, चाहे मीमांसा के दर्शन में भावनाएं भिन्न भिन्न हैं। वो शाब्दी भावना है, आर्थी भावना है, और वो व्यापार है कि नहीं ये अलग फलमात्म धात्वर्था है। और भावना आपका जहाँ चेतन आदि या लिंग लोट तब्यत है वहाँ रहती है। परंतु व्याकरण के सिद्धांत में भावना और व्यापार, भावना विशेष व्यापार है और व्यापार सामान्य व्यापार है। सामान्य और विशेष का अभेदान्वय मानते हुए हम व्यापार मान तो उसका अर्थ स्वीकार करते हैं। वो व्यापार कहीं पर भावना रूप है, कहीं कृति रूप है, कहीं उत्पादकत्व रूप है, कहीं क्रिया रूप है, अलग अलग उसकी प्रतीति हम करा लेते हैं। इस कारण से यहाँ भाव का तात्पर्य है भावना, अर्थात धात्वर्थ जो भाव है उसी को हम भावपद से या भावना पद से हम कहते हैं। पुनः इसको हम वैयाकरण भूषण सार में ये पंक्ति ही स्पष्ट है, व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया। यहाँ दो बार सा एव ऐसा दिया गया है। व्यापार को भावना, भावना को उत्पादना, उत्पादना को क्रिया, कृति इत्यादि शब्दों से हम अभिहित करते हैं, व्यवहारित करते हैं। यद्यपि इस विषय पर बहुत सी चर्चाएं हैं, परंतु सामान्य प्रकरण को देखते हुए अपेक्षित बात यहाँ पर इतनी ही बात स्पष्ट होती है। अब इसमें जहाँ भी आपको प्रत्यय करेंगे तो सार धातु के यक, यह भी हमारा अभिप्राय है। जहाँ भाव कर्मवाची प्रत्यय होता है वहाँ पर सार्वधातुक प्रत्यय यदि पड़े हों तो यक प्रत्यय का विधान करता है, क्योंकि सार्वधातुक के लिए तिंसित सार्वधातुकम, तिंसित हो और धातु से विहित हो ऐसा प्रत्यय आपका सार्वधातुक कहलाता है। इसलिए सार्वधातुक के यक का विधान करता है। विचार कर लें, गम धातु से यहाँ भाव, गम धातु चूँकि सकर्मक है, उत्तर देश संयुगानुकूल व्यापार इसका अर्थ है, इसलिए गम धातु से लकार करेंगे, गम ला। ये लकार आपका कर्म में लकार है, इसलिए भाव कर्मणो हो से आत्मनेपद पद का विधान हो जाता है। पहले इस आत्मनेपद पद की प्रक्रिया में हम ध्यान दे चुके हैं कि जो प्रत्यय भाव और कर्म में है वहाँ आत्मनेपद पद का विधान हो जाता है, इसलिए ता प्रत्यय आता है। और सार धातु के यक, इस सूत्र से यहाँ पर यक विकरण हो जाएगा एक तरह से, तो गम्यते ऐसा रूप बनेगा। गम्यते गम्यन्ते, गम्यते गम्यते गम्यन्ते ऐसा रूप चलता है। विचार करना है कि जब भूयते बनता है तो भू धातु से यहाँ पर जो लकार आया है और लकार के स्थान पर ता प्रत्यय हुआ है वो किस अर्थ में है, वो भाव अर्थ में ही उसका विधान माना जाता है। चूँकि भाव अर्थ में प्रत्यय है इसलिए भावार्थ को जब तक हम स्पष्ट रूप से नहीं समझेंगे तब तक उसमें हम संख्या, वचन इत्यादि का जो समन्वय है वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ बात रखी कि जो तिंगवाच्य भावना है वो असत्य रूप में है। सत्य का तात्पर्य है कि जहाँ लिंग संख्या कारक का अन्वय हो वो सत्य हो, जहाँ लिंग संख्या कारक का अन्वय नहीं हो सकता है वो असत्य रूप से उसकी प्रतीति बनती है। इस कारण से वहाँ असत्य रूप में जो आता है वो संख्या की प्रतीति वहाँ नहीं हो सकती है। अतः एक वचन ही उसका, हमारा केवल प्रथम पुरुष का एक वचन ही प्रयोग आपका होता है। जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वो अर्थ आपका उक्त माना जाता है, और उक्तार्थ हो जाने से वहाँ प्रथमा होती है, और अनुक्त जो कारक होता है उसमें जो विभक्ति प्राप्त करता है तो तृतीया, करण है तो तृतीया, और जो विभक्ति आपकी होती हैं वो आपका माना जाता है। इसलिए चाहे आप देखिए यहाँ एक प्रयोग रखा है हमने कि त्वया मया अन्यश्च भूयते। त्वत् शब्द के योग में मध्यम पुरुष की प्राप्ति होती है, अस्मत् शब्द के योग में उत्तम पुरुष की प्राप्ति होती है, और अन्न शब्द के योग में प्रथम पुरुष की प्राप्ति होती है।
परंतु यहाँ पर चूंकि क्रिया है तो उसके साथ न स्मृत का समानाधिकरण है न स्मृत का समानाधिकरण है, किसी के साथ समानाधिकरण नहीं है। तो चाहे त्वया हो चाहे मया हो, अन्यैष में वचन की व्यावृत्ति, क्योंकि बहुवचन रखा है और भूयते में एक वचन रखा है, तो एक वचन की प्रतीति हो जाती है, ये प्रतीति आपकी आती है। इसलिए बभुवे प्रयोग आपका लिट में बनेगा। और एक चीज़ ध्यान देना है कि जो व्यवस्था हमने देखा, इसकी चर्चा हम आगे भी स्पष्ट रूप से करेंगे। तो इस तरह से आपको भविष्यते, ये जब चिणवत भाव कर देते हैं तो भविष्यते भविष्यते, ये सब सारी प्रयोग आपको मिलते हैं। जब भू धातु उपसर्ग से युक्त हो जाती है तो आपकी वो सकर्मक हो जाती है। तो वहाँ अनुभूयते में, भूयते में भाव में प्रत्यय है और अनुभूयते में कर्म में प्रत्यय है, इतना जरूर ध्यान देना है। ये बात आपको विशेष करके ध्यान देना है। अब यहाँ पर अहम अनुभूये, तो ये जैसे प्रयोग कोई बात परिवर्तन करते हैं तो अहम अनुभवामि, ये आपका कर्तृवाच्य का रूप है। अहम अनुभवामि ये कर्तृवाच्य का है। माम अनुभवसी, माम अनुभवती इत्यादि के जब प्रयोग बनते हैं और उसी शब्द में जब हम कर्मे प्रत्यय कर देते हैं तो जहाँ माम द्वितीया होती है तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ प्रथमा विभक्ति के रूप में हम उसका प्रयोग जान लेते हैं। और ये धातु जब भी लुंग लकार में जाती है तो वहाँ पर चिण का, चिली के स्थान पर चिण प्रयोग होता है, चिण भाव कर्मणों के नियम से। तो भू धातु से लकार करेंगे, लुंग लकार अटका आगम कर देंगे और सिच, सिच को हम चिन्हवत भाव करके वृद्धि इत्यादि का विधान कर देंगे और इत्यादि का आगम करके लुक आदि कर देंगे। इस तरह से ये अभावी भी आपका प्रयोग हो जाएगा। मया अन्न भावी, इस प्रकार के जो विलक्षण प्रयोग मिलते हैं यहाँ से देख सकते हैं। इस पाठ पर हम संक्षिप्तः इतना ही अध्ययन करते हैं और इसके संबंधित सामग्री आपको बहुत सी कुछ आएगी, उस पर हम अध्ययन करेंगे। इसे यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनका चर्चा हमें आगे करना है, अतः उसकी चर्चा यहाँ विशेष रूप से न करके अग्रिम पाठ पर उसकी चर्चा हम करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।